नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बाईस जनवरी को होगी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। इस भक्त ने किया 1 किलो के सोने का सिंहासन देने का संकल्प। कौन थे कपिल देव सिंह, जिनकी हत्या के केस में मुख्तार अंसारी पर आज आएगा कोर्ट में फैसला। सीमा हैदर की फिल्म कराची टू नोएडा का ट्रेलर रिलीज, 3 मिनट में ही मचा दिया बवाल। मिलिए भारतीय अमेरिकी सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल से, जिन्हें बाइडेन ने दिया यूएस का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। दिवाली से पहले यूपी में बिजली सस्ती, 1 यूनिट पर होगा इतना फायदा, कितना आएगा बिल। अब खबरें विस्तार से। भगवान रामलला के मंदिर का उद्घाटन अगले साल जनवरी में होगा। इस बीच खबर आई है कि एक श्रद्धालु ने मंदिर में रामलला के लिए 1 किलोग्राम के सोने का सिंहासन चढ़ाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के एक श्रद्धालु सी श्रीनिवासन ने कहा है कि वह भगवान रामलला के लिए 1 किलोग्राम सोने का सिंहासन दान करेंगे। सिंहासन के साथ श्रीनिवासन 8 किलोग्राम चांदी की चरण पादुका भी भगवान को चढ़ाएंगे। जान ले कि वह कांची शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती के शिष्य है। इन चरण पादुकाओं को लेकर श्रीनिवासन 40 दिन तक अयोध्या की अलग अलग जगहों पर पूजा कर चुके हैं। आइए श्रीनिवासन के चढ़ावे की क्या खास बात है, इसके बारे में आपको बताते हैं। श्रीनिवासन जो चरण पादुका भगवान रामलला को अर्पित करने वाले हैं, उसमें 10 उंगलियों की जगह 10 मणि लगी हुई है। इसके अलावा चरण पादुका पर गदा, कमल, स्वास्तिक, सूर्य और चंद्रमा जैसे भगवान श्री राम से जुड़े चिन्ह बने हुए हैं। बता दें कि श्री श्रीनिवासन इस चरण पादुकाओं को लेकर 40 दिन तक अयोध्या के नंदीग्राम, भरत कुंड और सूर्य कुंड जैसी जगहों पर जाकर दर्शन और पूजन कर चुके हैं। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के रास्ते में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों पर चरण पादुका की पूजा की गई है। जान ले कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आधिकारिक तारीख आ चुकी है। अगले साल 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि हम लोग पीएम से मिले, हमने अयोध्या 22 जनवरी को आने का न्योता दिया। पीएम ने हमारा निवेदन स्वीकार किया है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, ये निश्चित हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जानकारी देते हुए फोटो शेयर की है और कहा है, मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया गया है। इसके अलावा राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि पीएम मोदी ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सोशल मीडिया पर लिखकर बता चुके हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी करने वाले हैं। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भविष्य पर आज बड़ा कानूनी फैसला सामने आ सकता है। गाजीपुर के कपिल देव सिंह हत्याकांड में 14 साल बाद कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रही है। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ अहमद के एनकाउंटर के बाद आज एक और बाहुबली मुख्तार अंसारी की किस्मत पर बड़ा फैसला होना है। करीब 14 साल बाद गाजीपुर के कपिल देव सिंह हत्याकांड में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। हालांकि इस केस में मूल मामले से मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है, लेकिन यह फैसला उस पर लगे गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल देव सिंह गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के सुवापुर गांव में रहते थे। वे पहले टीचर थे। अपनी सादगी, मृदु व्यवहार और सबसे अच्छे संबंध की वजह से वे लोगों में खास मशहूर थे। टीचिंग से रिटायर होने के बाद वे गांव में परिवार के साथ जीवन गुजार रहे थे। वर्ष 2009 में गांव में एक दबंग व्यक्ति के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की, जब कुर्क हुए सामान की लिस्ट बनाने और
आम गवाह की जरूरत पड़ी तो किसी ने रिटायर्ड टीचर कपिल देव सिंह को बुलाने की सलाह दे दी। पुलिस के आग्रह पर वे कुर्की स्थल पर पहुंचे और गवाह के रूप में लिस्ट बनाने में सहयोग किया। चूंकि वे स्वभाव से मृदुभाषी थे, इसलिए कुर्की की कार्रवाई के दौरान भी वे पुलिस के साथ सहज बने रहे। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त मौके पर मौजूदा दबंग के परिवार को लगा कि कपिल देव सिंह पुलिस से मिला हुआ है और उसी ने उनकी मुखबिरी की है। इसके बाद योजना बनाकर कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई। इस घटना के वक्त गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जेल में बंद रहकर अपना गैंग चला रहा था। उसी वर्ष 2009 में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। इस हत्याकांड की शुरुआती एफआईआर में मुख्तार अंसारी का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जब जांच अधिकारी को मामले में सबूत मिले तो चार्जशीट में मुख्तार का नाम जोड़ लिया गया। कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन के मामले को मिलाकर वर्ष मुख्तार अंसारी पर वर्ष 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। फिलहाल मुख्तार अंसारी कपिल देव सिंह हत्याकांड के मूल मामले में बरी हो चुका है। हालांकि गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे मामले में आज फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले में बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। इस मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। बताते चले कि एक समय यूपी में खौफ का पर्याय रहा मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में बंद है। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण समेत दर्जनों मामले दर्ज है। उनमें से 4 मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। कुछ अरसा पहले कोर्ट ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। वह कई बार विकास दुबे की तरह अपने इनकाउंटर की आशंका जता चुका है। सीमा हैदर की फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। इस फिल्म का नाम कराची टू नोएडा है। इसमें सीमा के किरदार का नाम साइमा हैदर रखा गया है। सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस 3 मिनट के ट्रेलर में सीमा हैदर के किरदार का नाम साइमा हैदर तो वही गुलाम हैदर के किरदार में एहसान खान है। इस ट्रेलर ने आते ही धमाल मचा दिया है और इसके व्यूज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस चंद मिनट के ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग बोले गए हैं जिन पर विवाद भी हो सकता है। इस फिल्म के ट्रेलर में सीमा हैदर को आईएसआई एजेंट नहीं बल्कि रॉ का एजेंट दिखाया गया है। जब इस बारे में पाक को पता चला तो वहां पर जमकर बवाल मचा। वही पाकिस्तान में खुलासा होने से पहले सीमा भारत भागकर आ जाती है और लोगों के बीच घुल मिल कर रहते हुए नजर आती है। इस फिल्म के निर्देशन जयंत सिन्हा ने किया है, जबकि प्रोड्यूसर अमित जानी और भारती सिंह है। कराची टू नोएडा फिल्म के ट्रेलर में फरहीन फलर सीमा हैदर के किरदार में है, तो वही सचिन मीना के रोल में आदित्य राघव है। अन्य कलाकारों की बात करें तो गदर 2 के मेजर मलिक रोहित चौधरी के कराची पुलिस कमिश्नर के किरदार में है और याया खान मनोज बख्शी पाक आर्मी अफसर के रोल में है। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत आई थी। सीमा के मुताबिक उसकी और सचिन की दोस्ती पबजी गेम खेलते हुए हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। सीमा के पति सऊदी अरब में रहते हैं और उनके 4 बच्चे हैं। बच्चों और पति को छोड़कर सीमा काठमांडू के रास्ते भारत में आई थी। इसके बाद सीमा और उसके पति सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया और एटीएस की टीम ने पूछताछ की। आपको बता दें कि सीमा ने 13 मई को भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ की थी। इसके बाद ग्रेटर नोएडा के कस्बा रबुपुरा में आकर रहने लगी। दोनों भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में सम्मानित किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति ने कई अमेरिकी को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार यानी 24 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित किया। अशोक गाडगिल को नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशनल मेडल और सुब्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, आज राष्ट्रपति बाइडेन कई अमेरिकियों को नेशनल मेडल ऑफ साइंस और नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित कर रहे हैं। इन लोगों ने देश को मजबूत बनाने के लिए विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशनल में शानदार उपलब्धियां हासिल की है। सुब्रा सुरेश की बात करें तो सुरेश का जन्म 1956 में मुंबई, भारत में हुआ था। उन्होंने भारत में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के लिए 1979 में आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी चले गए।
सुरेश 1981 में मटेरियल साइंस के एक्सपर्ट रॉबर्ट ओ रीची के मार्गदर्शन में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की। 2010 में उन्हें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के लिए नामित किया गया था और अमेरिकी सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की गई थी। सुरेश ने 2010 से 2013 तक एनएसएफ का नेतृत्व किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई नई पहल की, जिनमें इंडिकेटर, एनएसएफ सपोर्ट, प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एजुकेशन यानी इंस्पायर शामिल है। सुरेश को 2011 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसी साल उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस से जनरल प्रेसिडेंट का स्वर्ण पदक भी मिला। इसके अलावा भी सुरेश को अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया। बात करें अशोक गाडगिल की तो 1950 में मुंबई में भारत में जन्मे अशोक गाडगिल एड्यू ऑफ वर्जीनिया रूट फैमिली फाउंडेशन के प्रतिष्ठित अध्यक्ष और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में सेफ वाटर और सैनिटेशन के प्रोफेसर है। उन्होंने विकासशील दुनिया की कुछ सबसे कठिन समस्याओं के लिए कम लागत वाले समाधान विकसित करने में काम किया है। इनमें सुरक्षित पेयजल तकनीक, ऊर्जा कुशल स्टोव और किफायती बिजली बनाने के उपाय शामिल है। अशोक को 2023 में R&D लीडर ऑफ द ईयर सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। बता दें कि नेशनल मेडल ऑफ साइंस अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है, जिसे 1959 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। किसानों को 1 हॉर्स पावर पर 48.43 रुपए पैसा कम देना होगा। इस तरह बिना मीटर वाले ग्राहकों को हर महीने करीब 50 से 90 रुपया प्रति किलोवाट का फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आने वाले दिनों में आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। राज्य में बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाने की उम्मीद है। उपभोक्ता परिषद की तरफ से किए गए विरोध के बाद पावर कॉर्पोरेशन ने फ्यूल सरचार्ज घटाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें गिरावट से उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से रेगुलेटरी कमीशन में पहली तिमाही का प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया है। इसमें बिजली की प्रति यूनिट दर 18 से 69 पैसे कम करने का प्रस्ताव दिया गया है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्र में बिना मीटर वाले घरेलू ग्राहकों से फिलहाल 500 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से पैसा लिया जाता है। इसके बदलाव के बाद इसमें हर महीने 50 से 90 रुपए प्रति किलोवाट की कमी की जाएगी। इसी तरह किसानों को 1 हॉर्स पावर पर 48.43 रुपए कम पैसा देना होगा। इस तरह बिना मीटर वाले ग्राहकों को हर महीने करीब 50 से 90 रुपए प्रति किलोवाट का फायदा मिलेगा। पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की पहली तिमाही को लेकर प्रस्ताव दाखिल किया गया है। सरचार्ज को अगले 3 माह तक वापस करना होगा। इस प्रस्ताव के तहत अप्रैल, मई, जून में ग्राहकों से लिए गए सरचार्ज को अगले 3 माह तक वापस करना होगा। इसके तहत 1055 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। इससे पहले जुलाई 2023 में 61 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज का प्रस्ताव दिया गया था। इसका भी कंज्यूमर काउंसिलिंग की तरफ से विरोध किया गया था। आपत्तियां आने के बाद पावर कॉर्पोरेशन को पीछे हटना पड़ा। अब सरचार्ज की एवज में 35 पैसे प्रति यूनिट कमी के लिए अलग अलग कैटेगरी की हिसाब से प्रस्ताव दाखिल किया गया। इस बारे में परिषद के चेयरमैन अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद कुमार से मुलाकात की। कम की गई दर के प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की, ताकि ग्राहकों को अगले 3 माह तक इसका फायदा मिल सके। यानी करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बिल में राहत मिल सकेगी। बिजली ग्राहकों का निगमों पर करीब 33,122 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। सरचार्ज में प्रस्तावित कमी की बात करें तो घरेलू बीपीएल में 18 पैसे प्रति यूनिट, घरेलू सामान्य में 26 से 34 पैसे प्रति यूनिट, व्यावसायिक में 34 से 48 पैसे प्रति यूनिट, तो किसान में 13 से 30 पैसे प्रति यूनिट, नाना इंडस्ट्रीज बल्क लोड में 46 से रुपया 69 प्रति यूनिट और भारी उद्योग में 33 से 38 पैसे प्रति यूनिट। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।